Good morning, student. And my dear friends, today is 7th of June 2023, Wednesday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर, ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। Thought of the day is the only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of टुडे। और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 6 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की 14 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस है और आज के डिस्कशन में हम 12 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, अडानी सेट टू रिवाइव मुंद्रा पीवीसी प्रोजेक्ट। 4 महीनों के सस्पेंशन के बाद 4 महीनों तक जो मुंद्रा प्रोजेक्ट है, मुंद्रा पेट्रोलियम लिमिटेड प्रोजेक्ट है अडानी ग्रुप का, इसमें ऑपरेशन जो थे वो सस्पेंड रहे थे। तो फाइनली 4 महीनों के सस्पेंशन के बाद नाउ अडानी ग्रुप इज थिंकिंग टू रिवाइव इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर मुंद्रा पेट्रोकेम लिमिटेड, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट पॉलीविलाइन क्लोराइड पीवीसी प्लांट है, विद इनिशियल फंडिंग ऑफ ₹14K to 16K करोड़। और अगर सस्पेंशन के पहले के स्टेटस को हम देखें तो मुंद्रा पेट्रोकेम का जो प्रोजेक्ट था उसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी मिल गया था फॉर द क्रेडिट लाइन अप टू 14K करोड़ फ्रॉम द क्लच ऑफ डोमेस्टिक बैंक। तो डोमेस्टिक बैंक के कंसोर्शियम ने या कुछ ग्रुप ने 14,000 करोड़ के लोन का या लाइन ऑफ क्रेडिट का अप्रूवल दे दिया था मुंद्रा पेट्रोकेम लिमिटेड प्रोजेक्ट के लिए। और जो प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट थी वो अप्रॉक्सीमेटली 35,000 करोड़ की थी। तो ऐसा अज्यूम किया गया था कि 70% जो मनी है जो कि कैपेक्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज़ किया जाएगा वो मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट बैंक जो लेंडर्स हैं उनसे लिया जाएगा। हालांकि फरवरी में अडानी ग्रुप ने इनडेफिनेटली इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर दिया था। और ऐसा ही नहीं कि केवल इस मुंद्रा पेट्रोकेम प्रोजेक्ट को ही सस्पेंड किया गया था, कई सारे और भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो थे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो एक्टिविटीज़ थी, उनको फरवरी में अडानी ग्रुप ने सस्पेंड कर दिया था। किस लिए सस्पेंड किया था? इन ऑर्डर टू प्रायोरिटाइज द डेट रीपेमेंट एंड लीवरेजिंग द बैलेंस शीट। क्योंकि उस समय जो अडानी ग्रुप के ऊपर जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके बाद से अडानी ग्रुप ने अपने पहले जो प्रायोरिटी रखी थी वो डेट रीपेमेंट की रखी थी, और जो बैलेंस शीट थी ग्रुप कंपनीज की उसको लीवरेज करने के लिए कोशिश करी थी कि जो हिंडनबर्ग की जो क्लेम्स हैं, जो एलिगेशंस हैं, उससे थोड़ा सा कंपनी बाहर निकल पाए। और उसी समय ये फरवरी के ड्यूरेशन में कई सारे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान थे कंपनी के वो पोस्टपोन कर दिए थे। But as per the people aware about the matter, now the Adani Group is again thinking to revive its investment plan for Mundra Petrochem project। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो फाइनेंशियल क्लोजर है मुंद्रा पेट्रोकेम का वो मिड जून तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कमीशनिंग एक्टिविटीज़ होंगी और इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट, साइट कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो प्रोजेक्ट है अडानी ग्रुप का मुंद्रा पेट्रोकेम लिमिटेड, ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत ही एम्बिशियस प्लान है और ये पूरे अडानी ग्रुप का जो एसबीयू स्ट्रक्चर है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट एसबीयू होगा, क्योंकि इंडिया में ये पीवीसी इंडस्ट्री में एक मेजर गैप को फिल करेगा। जो क्रिटिकल गैप है इंडिया की पॉलीविनाइल क्लोराइड इंडस्ट्री में, उसके में एक मेजर गैप को ये जो बिजनेस है, ये मुंद्रा प्रोजेक्ट जो है वो फुलफिल करेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 2 MTPA कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी बिल्डअप करने का प्लान है बाई 2024। इनिशियल जो कैपिटल है जो लगेगा कैपेक्स है वो अप्रॉक्सीमेटली $2 बिलियन का है। टोटल जो प्लान है वो $4 to 4.5 बिलियन का टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान है। और करंट स्टेटस क्या है, कितनी करंट कैपेसिटी है, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। तो फाइनेंशियल क्लोजर जो है वो मिड जून तक हो जाएगा। इट मीन्स जो फंड की अवेलेबिलिटी है, फंड का अरेंजमेंट है, ग्रुप वो मिड जून में कर लेगा। इसके बाद प्रोजेक्ट कमीशनिंग, इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट और ये सारी एक्टिविटीज स्टार्ट होगी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। बायजूस डिफॉल्ट कुड स्पार्क लेंडर एक्शन। कल की न्यूज़ एनालिसिस में हमने डिस्कस भी किया था कि बायजूस ने प्लान किया कि जो उसकी आकाश जो टेस्ट प्रिपरेशन यूनिट है उसको स्टॉक मार्केट में रजिस्टर करें। तो डेब्यूट करने का हमने कल न्यूज़ डिस्कस करी थी और उसी न्यूज़ में हमने ये भी न्यूज़ डिस्कस करी थी कि रिसेंटली जो बायजूस है वो अपने कुछ जो ड्यूज़ हैं उनके पेमेंट में फेल हो रहा है। सो इन ऑर्डर टू रेज द फंड, बायजूस हैज़ प्लान टू डेब्यू इनटू स्टॉक मार्केट थ्रू इट्स आकाश टेस्ट प्रिपरेशन यूनिट। तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ है। रिसेंटली जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी यूनिकॉर्न है बायजूस, वो अप्रॉक्सीमेटली $40 मिलियन का इंटरेस्ट जो पेमेंट है जो ड्यू था उसमें डिफ़ॉल्ट हो गया, उसको पे नहीं कर पाए। 5 जून तक उसकी पेमेंट की डेट थी। अप्रॉक्सीमेटली $1.2 बिलियन का लोन जो था उसका
ये इंटरेस्ट रेट था और उसको 5 जून तक पे करना था। और रिसेंटली जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी यूनिकॉर्न है, या एडटेक यूनिकॉर्न भी बोलते हैं बायजूस को, वो इस पर्टिकुलर पेमेंट में डिफ़ॉल्ट हो गया। डिफ़ॉल्ट हो गया मीन्स क्या, उसको पेमेंट, अब जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो नहीं कर पाया है। या हम ऐसा भी बोलते हैं कि बायजूस ने ये जो इंटरेस्ट रीपेमेंट है ये नहीं किया है। और इसी नॉन रीपेमेंट को लेकर के ऐसा कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रॉबेबली दिस एक्शन ऑफ बायजूस मे ट्रिगर द ग्रुप एंटिटीज एंड मे प्रॉम्प्ट द लेंडर्स टू गो फॉर गारंटीज, इनवोक गारंटीज एंड इनिशिएट द इंसॉल्वेंसी एक्शन। हालांकि ट्यूसडे को बायजूस ने एक स्टेटमेंट जारी किया, उसमें बायजूस ने क्लियरली मेंशन किया कि जो कंपनी है वो फिलहाल के लिए किसी भी तरह के इंटरेस्ट पेमेंट जो हैं, जो टर्म लोन बी TLB पर हैं, उस पर किसी भी तरह का इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करेगी जब तक US कोर्ट जो है उसकी फाइल की हुई पटिशन पर कोई डिसीजन नहीं ले सकती। तो ऐसे लेंडर्स जिन्होंने बायजूस को टर्म लोन बी दिया था TLB इस तरह के, और उनके लोन पर फिलहाल के लिए बायजूस किसी भी तरह का इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करेगा जब तक कि US में जो पटिशन फाइल हुई है उसको लेकर के कोई डिसीजन नहीं आ जाता है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेंडर का भी नाम है, दैट इज रेडवुड कैपिटल मैनेजमेंट LLC। तो इसी को लेकर के बायजूस ने अपना स्टेटमेंट दिया है। और इस केस में जो प्राइमरी कल्प्रिट है जिसको लेकर के बायजूस ने प्राइमरली ये पिटीशन फाइल करी है US में, दैट इज़ रेडवुड कैपिटल मैनेजमेंट। बायजूस का ये कहना है कि ये डिस्क्वालीफाई हो रहे थे रेडवुड कैपिटल मैनेजमेंट, इसके बावजूद भी इन्होंने जो टर्म लोन्स हैं, जो कॉन्ट्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, जो TLB लोन है उसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो परचेज करके उसको प्राइमरी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व किया, एंड दैट इज़ वाई दिस बायजूस हैज़ एक्चुअली फाइल्ड अ पटिशन इन US कोर्ट। तो बायजूस का ये कहना है कि फिलहाल के लिए किसी भी जो इंटरेस्ट पेमेंट, जो TLB में जो भी इंटरेस्ट रीपेमेंट है उसको होल्ड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस पिटीशन ओनली। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। सैट रिजर्व ब्रिकवर्क्स लाइसेंस कैंसिलेशन। कल की न्यूज़ एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि कैसे सेबी और सैट के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है और ये डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, क्योंकि सेबी के कुछ रिसेंट ऑर्डर्स को सैट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हुए उनको कैंसिल कर दिया था। तो उसी कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ है। रिसेंटली सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जो ब्रिक वर्क रेटिंग इंडिया लिमिटेड है उसका जो ऑर्डर कैंसिल, या उसका जो लाइसेंस जो था वो सेबी ने कैंसिल किया था। ब्रिक वर्क रेटिंग इंडिया लिमिटेड का लाइसेंस एज अ रेटिंग एजेंसी सेबी ने कैंसिल कर दिया था। और सेबी ने इसके पीछे क्या रीज़न दिया था? सेबी ने कहा था कि जो ब्रिक वर्क कंपनी है रिपीटेडली नॉर्म्स को वॉयलेट कर रही है रिलेटेड टू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के ऊपर जो नॉर्म्स एप्लीकेबल होते हैं डॉक्यूमेंटेशन डिस्क्लोजर को लेकर के, उन नॉर्म्स को ये ब्रिक वर्क जो है रेटिंग इंडिया लिमिटेड है ये वॉयलेट कर रहा है, और इसीलिए इसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल किया जाता है। और सेबी के इसी ऑर्डर को लेकर के ब्रिक वर्क रेटिंग इंडिया लिमिटेड ने सैट में अपील करी थी। सैट स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, और इसी सैट ने, इस अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कल सेबी के जो ऑर्डर था लाइसेंस कैंसिल करने का उसको सेट असाइड कर दिया है। सैट ने क्या कहा है? सैट ने कहा है अगर हम टोटल वॉयलेशंस को देखें जो कि सेबी पॉइंट आउट कर रहा है ब्रिक वर्क रेटिंग इंडिया लिमिटेड में, तो उन वॉयलेशंस को देखते हुए, उन वॉयलेटिंग नॉर्म्स को देखते हुए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो ब्रिक वर्क है वो इंटेंशनली इन नॉर्म्स को वॉयलेट कर रहा है। ये जस्ट अ मैटर ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, और कोई भी ऐसा मैलाफाइड इंटेंशन नहीं है ब्रिक वर्क का इन नॉर्म्स को वॉयलेट करने का। तो अगर ऐसा कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं है, कोई फ्रॉड का इंटेंशन नहीं है ब्रिक वर्क रेटिंग इंडिया लिमिटेड का, तो इतना सीवियर पनिशमेंट देना भी ठीक नहीं है। देयरफॉर दिस पर्टिकुलर वॉयलेशन ऑफ norms cannot result in cancellation of the license। सेबी ने जो लाइसेंस कैंसिल किया है ऐसा कोई बहुत बड़ा फ्रॉड या कोई बहुत मलाफाइड इंटेंशन देखने को नहीं मिल रहा इन नॉर्म्स के वॉयलेशन में, इसीलिए जो लाइसेंस का कैंसिलेशन है दैट शुड नॉट बी डन। सेबी ने क्या कहा? सेबी ने कहा कि इसने रिकॉग्निशन रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड, इंडिपेंडेंट एनालिसिस रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं रेटिंग एजेंसीज के लिए उनको वॉयलेट किया है, और इसीलिए सेबी ने लाइसेंस कैंसिल किया था। फिलहाल के लिए सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल ने, सैट ने सेबी के इस ऑर्डर को सेट असाइड करते हुए लाइसेंस कैंसिलेशन को रिवोक कर दिया है। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। इंडियन इकोनॉमी टू स्लो डाउन to 6.3 in financial year 24, ग्लोबल टू 2.4। तो वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करी, अपने प्रोजेक्शन पब्लिश किया है, और उसके अकॉर्डिंग
जो इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी फाइनेंशियल ईयर 24 में वो अप्रॉक्सीमेटली 6.3% रहेगी। और ये जो लोअर ग्रोथ प्रोजेक्शन किया है वर्ल्ड बैंक ने, ये किस लिए किया? इसके पीछे डेफिनेटली वर्ल्ड बैंक ने कोई रीजन साइड किया होगा। एज पर वर्ल्ड बैंक, जो प्राइवेट कंजप्शन है जिसने फाइनेंशियल ईयर 23 में ग्रोथ को लीड किया था, प्राइवेट कंजप्शन, वो 24 में डेक्लाइन होगा, जिसकी वजह से फाइनेंशियल ईयर 24 में 6.3% की ग्रोथ रेट देखने को मिल सकती है इंडियन इकोनॉमी में। इसके अलावा हाई इन्फ्लेशन और बोरोइंग कॉस्ट की वजह से भी जो इंडियन इकोनॉमी है वो निगेटिवली इम्पैक्ट करेगी। तो 6.3% का प्रोजेक्शन किया है वर्ल्ड बैंक ने इंडियन इकोनॉमी के लिए और 2.4% का प्रोजेक्शन किया है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है, फार्मा एक्सपोर्ट्स टू अफ्रीकन मार्केट स्लिप्ड 5% इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो ये फाइनेंशियल ईयर 23 का डेटा है इंडियन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट को लेकर के, जहाँ पर डेटा ये इंडिकेट कर रहा है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ में वो 5% तक डिक्लाइन किया है इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर। तो पिछले साल के कंपैरिजन में फाइनेंशियल ईयर 23 में इंडिया का एक्सपोर्ट, स्पेशली फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में 5% तक डिक्लाइन किया है। ये न्यूज़ इस समय इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि रिसेंटली अफ्रीकन कंट्रीज़ में इंडियन जो ड्रग्स आ रही हैं उनकी क्वालिटी को लेकर के बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा। कई सारे कंट्रीज़ में, कई सारे अगर अफ्रीकन कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पर इंडियन ड्रग्स जो हैं वो अंडर स्क्रूटनी है बिकॉज ऑफ द रीसेंट कफ सिरप इशू। और उसी कंटेक्स्ट में जो कॉमर्स मिनिस्ट्री का डेटा पब्लिश हुआ है, कॉमर्स डिपार्टमेंट का जो डेटा पब्लिश हुआ है, उसके अकॉर्डिंग 5% का डिक्लाइन हमें इंडिया के फार्मा एक्सपोर्ट में देखने को मिल रहा है। अफ्रीका जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 18%, या बोल सकते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ जो है इंडिया के टोटल फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट का 18% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। हालांकि उसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स APIs को इंक्लूड नहीं किया गया। तो वर्थ $19.9 बिलियन का एक्सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, फिनिश्ड फार्मा प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट देखने को मिल रहा है इन केस ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। और अगर स्पेसिफिक कंट्रीज वाइज हम देखें, कंट्री वाइज देखें, तो फार्मा एक्सपोर्ट जो है वो साउथ अफ्रीका, केन्या, तंजानिया, इन सारे जो कंट्रीज़ में थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, जबकि नाइजीरिया, इथोपिया, युगांडा और घाना में ये डिक्लाइन हुआ है। इंडिया में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में इंडिया की जो ड्रग्स है, जो फिनिश्ड जो इंडियन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, वो इतने ज़्यादा प्रेवलेंट क्यों? क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव जेनरिक ड्रग्स जो है वो इंडिया प्रोड्यूस करता है। और ये जो कॉस्ट इफेक्टिव जेनरिक ड्रग्स होती हैं, ये अफ्रीका में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अफोर्डेबल हेल्थ केयर सोल्यूशंस प्रोवाइड करने में। ना दैट इज़ वाई जो इंडियन फिनिश्ड फार्मा प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है इंडिया में, और अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं इंडिया के मेजर एक्सपोर्टिंग पार्टनर्स हैं इन केस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। और अगर हेल्थ केयर सोल्यूशंस की बात करें तो अफ्रीका में जितने भी इसेंशियल मेडिसिन हैं, इंक्लूडिंग HIV, एड्स, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस और जितने भी कॉमन एलिमेंट हैं, उसमें इंडियन जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बोल सकते हैं उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है अफ्रीकन कंट्रीज़ में क्रिटिकल और अफोर्डेबल हेल्थ केयर सोल्यूशंस प्रोवाइड करने में। और इस कंटेक्स्ट में जबकि रिसेंटली जो कफ सिरप मैन्युफैक्चर हुआ था हरियाणा में, इंडिया में, उसको लेकर के कुछ इश्यूज जनरेट हुए हैं। कुछ 17 चिल्ड्रन जो थे उनकी डेथ देखने को मिली है वेस्ट अफ्रीका के जो नेशन है गाम्बिया, वहाँ पर। उसके बाद से इंडियन ड्रग्स को लेकर के, उनके क्वालिटी पैरामीटर्स को लेकर के बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठा हुआ है। और कई सारे कंट्रीज़ में स्क्रूटनी में है इंडियन ड्रग्स, और उस कंटेक्स्ट में अगर ये 5% डिक्लाइन देखने को मिला तो इट इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर इंडियन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट। सो दिस इज द एक्सपोर्ट पिक्चर इन फाइनेंशियल ईयर 23 की डेस्टिनेशन इन अफ्रीका। कहाँ कहाँ पर हमारा जो एक्सपोर्ट है वो जाता है, तो साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, केन्या, तंजानिया, इथोपिया, युगांडा और घाना जो है वो हमारे की एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं। अगर रीजन वाइज देखें तो वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, SACU, सेंट्रल अफ्रीका, OSAC और नॉर्थ अफ्रीका जो है ये रीजन वाइज अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो हमारा एक्सपोर्ट होता है वो वेस्ट अफ्रीका में होता है। हालांकि इस बार उसमें भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। इंडिया UAE टू रिव्यू CEPA progress next week to chalk out data sharing। CEPA या इसको हम सेपा भी बोलते हैं, स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो रिसेंटली इंडिया और UAE ने, अगर आप रेगुलरली फॉलो करना चाहो तो आपको पता होगा कि इंडिया और UAE ने रिसेंटली सेपा साइन किया था। 1 साल कंप्लीट होने वाले हैं इस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर, और इसी को लेकर के जो ऑफिशियल्स हैं फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम UAE, दे विल मीट ऑन जून 11 को उनकी मीटिंग होगी इसी सेपा
या कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के रिव्यू को लेकर, क्योंकि 1 साल कंप्लीट हो रहे हैं तो दोनों ही कंट्रीज़ के जो ऑफिशियल हैं वो रिव्यू करेंगे कि ये जो डील साइन हुआ, तो जो FTA साइन हुआ है दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में, इसकी क्या प्रोग्रेस है, इसके क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट्स हैं और क्या इसके लूप होल्स हैं जिसको ओवरकम किया जा सकता है बाय फर्दर नेगोशिएशन। तो डेलीगेशन फ्रॉम UAE विल कम टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, और यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के जो कई सारे ऑफिशियल्स हैं उनसे मीटिंग होगी, और सिर्फ कॉमर्स डिपार्टमेंट ही नहीं, कई सारे और डिपार्टमेंट्स जो हैं वो भी आपस में मीटिंग करेंगे, डेटा शेयरिंग करेंगे मैकेनिज्म को लेकर के, और रिव्यू किया जाएगा, प्रोग्रेस रिव्यू किया जाएगा कि किस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ने दोनों ही कंट्रीज़ को बेनिफिट किया है। इसके बाद जो एक स्टेप आगे और जो एग्रीमेंट्स हैं उसमें जो पिछले कुछ बातें रह गई थी जहाँ पर एग्रीमेंट्स नहीं हो पाए थे, जिन बातों को या जिन इश्यूज़ को या जिन एरियाज़ को या जिन सेक्टर को इनिशियल एग्रीमेंट में कवर नहीं किया गया था, इनिशियल एग्रीमेंट में डिस्कस नहीं किया गया था, इंक्लूड नहीं किया गया था, उनको भी अब फर्दर आगे डिस्कस किया जाएगा और इंक्लूड किया जाएगा। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो डेटा शेयरिंग की सेपा को लेकर के दोनों ही कंट्रीज़ जो हैं वो किस तरीके से डेटा शेयरिंग करते हैं, क्योंकि डेटा शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। अगर इस पर्टिकुलर डील का, इस FTA का कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करना है, एक्चुअल रिव्यू करना है, एक्चुअल प्रोग्रेस देखनी है, तो डेटा शेयरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज़ वाई बोथ countries official will work on this mechanism towards the data sharing, जो कि इस पर्टिकुलर ट्रेड डील को लेकर के, उसकी यूटिलाइजेशन को लेकर के, उसके बेनिफिट्स को लेकर के एनालिसिस करने में हेल्प करेगा। तो कमिटीज़ जो हैं वो दोनों ही साइड से मीट करेंगी, पॉलिसी एरियाज़ को लेकर के अपने अपने डेटा शेयरिंग करेंगी। प्रोबेबली आगे आने वाले टाइम में हमें भी और ज़्यादा रिव्यू प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है, और न्यूज़ अगर कवर होगी तो पब्लिश होगी तो उसको हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज टैकलिंग द ट्रेड जर्नी। बायलैटरल ट्रेड जो है वो 14% तक इंक्रीज हुआ है दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में आफ्टर द साइनिंग ऑफ दिस एग्रीमेंट। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो 8.5% तक जंप किया है। टोटल ट्रेड जो है वो 16% तक इंक्रीज किया है इन फाइनेंशियल ईयर 23। ट्रेड डेफिसिट जो है वो 21.62 बिलियन है, ये इंडिया के साइड से है। तो ये तो एक बहुत मेजर डेटा है। इसके बाद कई सारे माइन्यूट इन्फॉर्मेशन भी हैं जो कि ऑफिशियल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 7 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। BT कॉटन्स इंडिया एंट्री डिलेड एट कमिटी सीक्स फ्रेश इनपुट। तो फार्मर जो बहुत टाइम से नेक्स्ट जनरेशन BT कॉटन का वेट कर रहे थे, उनके सीड्स का वेट कर रहे थे, फिलहाल के लिए उन्हें अभी और ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि जो रेगुलेटर है BT कॉटन्स को लेकर के, जेनेटिक मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट्स को लेकर के या प्रोडक्ट्स को लेकर के, दैट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी GEAC, वो अभी फ़िलहाल के लिए BT के एंट्री को लेकर के, इंडियन मार्केट में BT कॉटन की एंट्री को लेकर के अभी डिसीजन नहीं ले पाई है। और जो BT कॉटन के डेवलपर हैं उनसे फ्रेश फाइल या फ्रेश इंफॉर्मेशन जो है वो, या फ्रेश इनपुट जो है वो सीख करें मांगे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने। हालांकि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी को डिसीजन लेना था, लेकिन BT कॉटन के एंट्रीज को लेकर के फिलहाल के लिए वो डिसीजन नहीं ले पाई, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो डेवलपर से मांगी जा रही है कि किस तरीके से जो BT कॉटन है ये एफिकेसी को इम्प्रूव करेगा, इसके सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसे होंगे, किस तरीके से जो टारगेट पेस्ट है उसको कंट्रोल करेगा। तो और ज़्यादा फ्रेश इनपुट्स की डिमांड करी है कमेटी ने डेवलपर से, और जब तक जो डेवलपर हैं वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते और जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके, एनालाइज करके सोशो इकोनॉमिक एनालिसिस नहीं कर लेती है, तब तक कि प्रॉबेबली BT कॉटन को इंडियन मार्केट में एंट्री नहीं मिलेगी। यानी जो कॉमर्शलाइजेशन है BT कॉटन का, दैट इज़ BG2 राउंड अप रेडी BG2 RRF कॉटन जिसको हम बोलते हैं, उसके वेरिएंट को इंडियन मार्केट में एंट्री नहीं मिलेगी। हालांकि एलिगेशन ये भी लग रहा है कि जो BT कॉटन है ये अवेलेबल है मार्केट में, ऑलरेडी फ्लिट कर चुका है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो अप्रूवल है वो BT कॉटन को नहीं मिला है। डेवलपर से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, क्योंकि जो हमेशा से जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं या जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको लेकर के जो रेगुलेटर्स हैं, जो पीपल हैं, जो फार्मर्स हैं, हमेशा ससेप्टेबल रहते हैं। स्पेशली इन्वायरमेंटलिस्ट का ही कहना है कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, एंड दैट इज़ वाई द committee, that is genetic engineering appraisal committee, is demanding new information, more inputs on socio-economic analysis, targeted pest control and efficacy of these BT cotton. Last month जो मीटिंग हुई थी उसमें जो भी डिस्कशन हुआ था उसको पब्लिक भी कर दिया गया था BT कॉटन्स को लेकर के।
हालांकि पहले ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि प्रॉब्ली इस मानसून के स्टार्ट में जो बीटी कॉटन है उसको अप्रूवल मिल जाएगा और महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब में ये जो बीटी कॉटन है उसका कमर्शलाइजेशन कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए कमेटी ने इस पर रोक लगा दी है और फ्रेश इनपुट्स डिमांड किए हैं डेवलपर से। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। बायजूस स्किप इंटरेस्ट पे आउट ऑफ ऑन $1.2 बिलियन लोन। इस न्यूज़ को हम मिनट में कवर कर चुके हैं, जहां पर हमने डिस्कस किया कि बायजूस ने क्यों ये इंटरेस्ट रिपेमेंट नहीं किया, क्योंकि यूएस में जो केस फाइल किया गया है उसके बाद उसके डिसीजन का वेट कर रहा है बायजूस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। डिविडेंड बाय टॉप 10 प्लेयर्स मोर देन डबल इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो फाइनेंशियल ईयर 23 का जो डिविडेंड पे आउट है उसको लेकर के ये डेटा एनालिसिस है और यहाँ पर ये बताया गया कि जो TCS है उसने जो इस फाइनेंशियल ईयर 23 का बिगेस्ट कैश जनरेटर रहा ग्रुप का, अपने टाटा ग्रुप का TCS जो सबसे ज़्यादा कैश जनरेट किया है उसमें TCS ने या SBU ने TCS ने सबसे ज़्यादा कैश जनरेट किया है। दिस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैज़ ओवरटुक द वेदांता टू बिकम द हाईएस्ट डिविडेंड पेयर इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो लास्ट ईयर वेदांता ने सबसे ज़्यादा डिविडेंड पे किया था, उसको ओवरटेक कर दिया है TCS ने, जो कि ग्रुप का सबसे बड़ा कैश जनरेटर रहा फाइनेंशियल ईयर 23 में। अप्रॉक्सीमेटली 42K करोड़ का डिविडेंड जो है वो TCS ने पे किया है इन फाइनेंशियल ईयर 23, जो कि पिछले साल से अप्रॉक्सीमेटली 167.4% ज़्यादा है। तो इस बार फाइनेंशियल ईयर 23 में सबसे ज़्यादा डिविडेंड पे आउट करने वाली जो कंपनी रही वो TCS रही। अगर हम देखें जो टॉप 10 बिगेस्ट पेयर्स रहे फाइनेंशियल ईयर 23 में, जो बिगेस्ट पेयर है, जो टॉप 10 कंपनीज जिन्होंने सबसे ज़्यादा डिविडेंड पे किया, उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 2.06 ट्रिलियन का डिविडेंड पे किया इन फाइनेंशियल ईयर 23, जो कि पिछले साल से जस्ट डबल है। अगर हम देखें तो जस्ट डबल डिविडेंड पे आउट हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर 23 में। एंड इन कंपैरिजन विद TCS, माइनिंग एंड मेटल प्रोड्यूसर वेदांता वाज ऑन द टॉप ऑफ द डिविडेंड लीग टेबल फॉर लास्ट ईयर, जबकि इस बार सेकंड हाईएस्ट पेयर रहा है वेदांता। और अगर अदर कंपनीज की बात करें तो TCS और वेदांता के अलावा HZL, कोल इंडिया, ITC, ONGC, HCL टेक्नोलॉजी, HDFC बैंक, पावर ग्रिड और SBI वर द टॉप डिविडेंड पेयर इन फाइनेंशियल ईयर 23। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ऑक्शन स्पेक्ट्रम बाय डिस्ट्रिक्ट टू सैटेलाइट ऑपरेटर जियो टेल्स ट्राई। तो रिलायंस जियो ने एक ऑल्टरनेटिव प्लान सजेस्ट किया है ट्राई को। ट्राई स्टैंड्स फॉर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, and under which the spectrum required by non-geostationary orbit satellite NGSO operators to run their gateway terminals should be auctioned geographically based on district rather than circles as done for the mobile services। तो बेसिकली अगर हम इस थोड़े से इशू पर जाएं, अब रेगुलरली फॉलो अगर कर रहे हैं नेशनल, तो आपको पता भी होगा कि जो मोबाइल ऑपरेटर्स हैं ये और जो सैटेलाइट ऑपरेटर्स हैं इनके बीच में कुछ इशू चल रहा है स्पेक्ट्रम ऑक्शन को लेकर के। मोबाइल ऑपरेटर्स का ये मानना है कि कुछ बैंड में जो सैटेलाइट ऑपरेटर्स हैं उनको स्पेक्ट्रम ना एलोकेट किए जाएं, अदरवाइज उनका जो बिजनेस मॉडल है वो इम्पैक्ट करेगा। सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं आपको समझा रही हूँ। तो उसी को लेकर के कई टाइम से ये डिस्कशन नेगोशिएशन चल रहा है, जहाँ पर रिलायंस जियो ने एक ऑल्टरनेटिव प्लान सजेस्ट किया है ट्राई को, जहाँ पर रिलायंस जियो ने बोला है कि जो नॉन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट ऑपरेटर्स हैं, NGSO ऑपरेटर्स जो हैं, उनको मोबाइल ऑपरेटर्स की तरह स्पेक्ट्रम एलोकेट ना करके डिस्ट्रिक्ट वाइज, ज्योग्राफी वाइज स्पेक्ट्रम एलोकेट किया जाए। क्योंकि जैसे मोबाइल ऑपरेटर को सर्कल वाइज जो वो है स्पेक्ट्रम एलोकेट किया जाता है, उस तरीके से ना करके ज्योग्राफी वाइज किया जाए फॉर स्पेक्ट्रम विच वुड बी रिक्वायर्ड टू कनेक्ट यूजर टर्मिनल। जियो हैज सजेस्टेड इट शुड बी ऑक्शन फ्रीक्वेंसी वाइज और एक्सक्लूसिवली टू एन ऑपरेटर एट पैन इंडिया लेवल। और उसके लिए कई सारे और रूल्स भी सजेस्ट किए हैं जियो ने, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। ओवरऑल जियो ने एक ऑल्टरनेटिव प्लान सजेस्ट किया है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। लेट अस सी ट्राई विल एक्सेप्ट दिस, और या ट्राई भी मोबाइल जो ऑपरेटर्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम एलोकेट करती है सैटेलाइट ऑपरेटर्स को भी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। VRS में बी ओनली ऑप्शन फॉर MTNL इफ शट्स शॉप। कल की न्यूज एनालिसिस हमने डिस्कस किया था कि MTNL जो है वो अपने ऑपरेशंस क्लोज कर रहे हैं, और या गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि जो MTNL के ऑपरेशंस हैं उसको क्लोज डाउन कर देगा इंस्टेड ऑफ मर्जिंग इट विद BSNL। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि MTNL के जो स्टाफ हैं, जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं, उनको BSNL में शिफ्ट कर दिया जाएगा, BSNL में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बट अब आज एक एक्स्ट्रा न्यूज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंग, अगर MTNL शट डाउन होता है
तो जो MTNL के एम्प्लॉयज़ हैं, जो स्टेट रन टेलीकॉम PSU MTNL के एम्प्लॉयज़ हैं, अप्रॉक्सीमेटली 3,574 एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कंपनी VRS का ऑप्शन जो है वो ऑफ़र कर सकती है। कंपनी के क्लोजर होने के बाद से, उसका स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट होने के बाद से जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास केवल VRS का ऑप्शन रह जाएगा, ऐसा कहना है एक्सपर्ट्स का, ऑफिशियल्स का। हालांकि इसको लेकर के बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं है। व्हाट इज़ VRS? VRS स्टैंड्स फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तो शायद जो BSNL में ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन था वो क्लोज किया जा रहा है। प्रोबेबली जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको VRS ऑफर किया जाएगा। तो अगर MTNL को देखो तो 1986 में MTNL एज अ PSU मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत इसको स्टार्ट किया गया था दिल्ली और मुंबई सर्किल में। कंपनी 2008 और 9 तक प्रॉफिटेबल रही और इसके बाद से कंटिन्यूसली जो कंपनी है MTNL है वो लॉस रजिस्टर कर रही है और उसको कई बार रिवाइव करने की भी कोशिश करी गई थी। लेटेस्ट राउंड में कहा गया था कि BSNL से मर्ज कर दिया जाएगा। प्रोबेबली अब वो डिसीजन भी जो है वो कंटिन्यू नहीं किया जा रहा है। और जो अगर MTNL को डेफिनेटली अगर क्लोज डाउन किया जाएगा तो उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो असेट्स हैं, उनको अभी क्लैरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयज़ से क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट दे वांट, कि VRS स्कीम लॉन्च कर दी जाए या कुछ और तरह का जो ऑप्शंस है वो एम्प्लॉई जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए VRS जो है दैट कैन बी सीन एज द ओनली सोल्यूशन फॉर MTNL एम्प्लॉयज़। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। वर्ल्ड बैंक इंडिया विल कंटिन्यू टू ग्रो एट फास्टेस्ट पेस। इस न्यूज़ को भी हमने मिनट में कवर किया, जहाँ पर हमने डिस्कस किया कि वर्ल्ड बैंक ने 6.3% का GDP प्रोजेक्शन किया है इंडिया के लिए फॉर फाइनेंशियल ईयर 24। और ये प्रोजेक्शन जो वर्ल्ड बैंक ने किया है वो इस वजह से कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है उसकी वजह से, हाई बोरोइंग कॉस्ट की वजह से और डिक्लाइन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की वजह से जो इंडियन इकॉनमी है वो उतना पेस से ग्रो नहीं करेगी। हालांकि इस 6.3% ग्रोथ रेट के बावजूद भी इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी इन द वर्ल्ड। और जो ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट किया गया है वो 2.1% किया है वर्ल्ड बैंक ने। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।